Hello my dear friend and my dear student, welcome on my YouTube channel। मैं आप लोगों को इसमें BA 5th सेमेस्टर से लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं और लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत यूनिट 3 से मैंने आपको पिछले वीडियो में स्टाफ और सूत्र अभिकरण के बारे में बताया था। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत इसमें यूनिट 3 चल रहा है, यूनिट 3 चल रहा है और आज का विषय है विभाग। इस विषय से लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने अभी तक आपको 18 लेक्चर पढ़ा दिया है, 18 लेक्चर आपको बता दिया है, 18 टॉपिक बता दिया है। अब तक मैंने 18 टॉपिक आपको बता दिया है। आज 19वां टॉपिक है। आज का लेक्चर नंबर होगा 19। लेक्चर नंबर 19 के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा विभाग क्या होता है, व्हाट इज डिपार्टमेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सूत्र और स्टाफ अभिकरण बताया था। सूत्र अभिकरण क्या होता है, स्टाफ अभिकरण क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं विभाग के बारे में बताने जा रहा हूं कि विभाग क्या होता है। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। विभाग क्या होता है, डिपार्टमेंट है। जैसा कि देश की जो प्रशासनिक इकाई होती है, सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई कौन होती है? मुख्य कार्यपालिका होती है। देश की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई मुख्य कार्यपालिका होती है। यही सारे देश का प्रशासन करती है और सारे देश के लिए नीतियां भी यही तैयार करती है। यानी कि नीतियां तैयार करके उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करके किसको दे देती है? संसद को दे देती है, विधायिका को दे देती है और विधायिका उस पर बहसबाजी करती है, बहस करती है, विचार विमर्श करती है, प्रतिवेदन अवस्था में भेजती है, फिर उसको 2/3 बहुमत से पारित करती है। तो यही तैयार करती है। नीतियों को भी यही तैयार करती है। नीतियां तैयार करके वह संसद में पारित कराती है। तो मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य भी करती है और इनडायरेक्टली रूप से वह विधायी कार्य भी करती है। तो पूरे देश का प्रशासन, किसी भी देश का हो, पूरे देश का प्रशासन मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मुख्य कार्यपालिका के अंतर्गत जो होते हैं राष्ट्रपति, यह देश का मुखिया होता है। राष्ट्रपति भी देश का मुखिया होता है। जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ कार्यपालिका 2 प्रकार की पाई जाती है, एक नाममात्र की, एक वास्तविक कार्यपालिका। तो नाममात्र की कार्यपालिका जो होता है उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है। इसको संवैधानिक मुखिया भी कहते हैं या संवैधानिक प्रधान भी कहते हैं। जो वास्तविक मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद की कई श्रेणियां होती हैं। मंत्रिपरिषद की कई श्रेणियां होती हैं, जैसे कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो ये विभिन्न श्रेणियां मंत्रिपरिषद में होती हैं। तो ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो जो मुख्य कार्यपालिका होती है, इन दोनों को मिलाकर हम मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर कार्यपालिका इकहरी होती है। केवल वहां पर राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। लेकिन भारत और ब्रिटेन में हम दोनों पद देखते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह सम्राट होता है। भारत में सम्राट की जगह राष्ट्रपति होता है, यानी कि राष्ट्रपति का पद है और प्रधानमंत्री का पद है। यही मुख्य कार्यपालिका होती है। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मिलाकर, यानी कि अपनी कैबिनेट के सदस्यों और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सब मिलकर संयुक्त रूप से पूरे देश का प्रशासन करते हैं। क्योंकि देश का प्रशासन करना इतना आसान नहीं होता है। यानी कि हमारा भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक इतना बड़ा प्रांत है। यानी कि 28 राज्य हैं इसमें और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है। तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इतने राज्यों का प्रशासन करना आसान नहीं होता है। हम एक ही जगह से बैठ कर प्रशासन नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, तो जो मुख्य कार्यपालिका होती है वह जितने भी विषय होते हैं उन सभी विषयों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देती है। विभिन्न विषय जो होते हैं उन सभी विषयों को छोटे छोटे इकाइयों में बांट देती है और उनको क्या बना देती है? विभाग बना देती है। उन विषयों से संबंधित विभाग बना देती है। यानी कि विभाग जो होता है मुख्य कार्यपालिका के ठीक नीचे होता है। और ये जो विभाग होता है, इस विभाग का
मंत्रिपरिषद से एक मंत्री हो जाता है, विभाग का मंत्री होता है जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं, मंत्री हो जाता है जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं। तो ये मंत्री जो होता है विभाग का अध्यक्ष होता है। कहने का आशय यह है कि मुख्य कार्यपालिका के अधीन रहने वाले समस्त सरकारी कार्यों को अनेक खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। इनके प्रत्येक खंड को विभाग कहा जाता है। हर खंड को क्या कहा जाता है? विभाग कहा जाता है। मुख्य कार्यपालिका अपने अधीन विभागों की सहायता से ही विधि के निष्पादन का कार्य करती है और नागरिक सेवा का वास्तविक कार्य भी संपादन करती है। यानी कि नागरिकों को सुविधा देना, नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करना, सभी प्रकार के कार्यों को यह विभाग के माध्यम से ही संपादित करती है। विभाग मुख्य कार्यपालिका के ठीक नीचे होता है। यानी कि मुख्य कार्यपालिका होती है, फिर उसके बाद विभाग होता है। मुख्य कार्यपालिका होती है, मुख्य कार्यपालिका के जितने भी मंत्री होते हैं वह सब विभाग के अध्यक्ष होते हैं और यह कार्यपालिका के निर्देश के अनुसार चलती रहती है। यह कार्यपालिका के निर्देश का पालन करती रहती है। फिर इन्हें कार्यक्षेत्र के संबंध में कुछ स्वायत्तता भी प्रदान कर दी जाती है। इस विभाग को कुछ स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी जाती है। स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है या स्वायत्तता भी प्रदान कर दी जाती है। यह थोड़ी बहुत अपने हिसाब से यह कार्य कर सकते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत स्वायत्तता प्रदान की जाती है, बहुत अधिक स्वायत्तता नहीं होती है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों से जुड़ी होती है, सरकार से जुड़ी होती है। और यह जो चूँकि विभागों को स्वायत्तता इसलिए दी जाती है कि वह परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सके, अपने क्षेत्रों में परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सके और परिस्थितियों के अनुसार नियम बना सके। तो ये जो विभाग की स्थापना की जाती है दो प्रकार से की जाती है। या तो संसद के द्वारा की जाती है, विभाग की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है। संसद के द्वारा विधि बनाकर, नियम बनाकर, संगठन का संविधान बनाकर विभाग की स्थापना की जाती है। या फिर इसकी स्थापना कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। यानी कि मुख्य कार्यपालिका के द्वारा विभाग की स्थापना की जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि शासन में या प्रशासन में नए नए विभाग अस्तित्व में आते रहते हैं, या एक विभाग को तोड़कर कई विभाग बना दिया जाता है, या कई विभागों को संयुक्त करके एक विभाग बना दिया जाता है। तो विभाग जो होता है वह सूत्र अभिकरण होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्टाफ क्या होता है, स्टाफ अभिकरण क्या होता है, सूत्र अभिकरण क्या होता है। तो जो विभाग होता है यह सूत्र अभिकरण होता है। सूत्र अभिकरण क्यों होता है? क्योंकि यह सरकार द्वारा निर्देशित प्राथमिक क्रियाओं को संपादित करती है। यह लोक कल्याणकारी संबंधी कार्य करती है। यह देश की यह जनता की सेवा करती है। यानी कि यह निम्न स्तर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सारी क्रियाएं यह संपादित करती हैं। तो विभागों की जो स्थापना होती है वह विभिन्न कारकों से होती है, या विभिन्न विभागों की स्थापना कई आधारों पर भी की जाती है। विभागों की स्थापना कई आधारों पर भी की जाती है। विभाग के स्थापना के आधार अब देखिए विभाग की स्थापना कैसे की जाती है, इसके कई आधार होते हैं। विभाग की स्थापना करने के कई आधार हो सकते हैं। जैसे पहला, आकार की दृष्टि से जो विभाग होते हैं वह विभाग छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा छोटे विभागों की स्थापना की जा सकती है या बड़े विभागों की स्थापना की जा सकती है। यानी कि हम कार्यों के आधार पर, कार्य के विस्तार के आधार पर हम छोटे विभाग की स्थापना कर सकते हैं, या फिर कार्य के विस्तार के आधार पर हम बड़े विभाग की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि देश का सबसे बड़ा विभाग कौन सा है? रेलवे विभाग है। यह रेलवे विभाग है। और उसके बाद डाक तार विभाग है, डाक एवं तार विभाग है। तो इन विभागों की स्थापना कार्य क्षेत्र के आधार पर या कार्य के विस्तार के आधार पर हम विभागों की स्थापना करते हैं। दूसरा है बनावट के आधार पर। हम बनावट के आधार पर विभागों की स्थापना कैसे करते हैं? बनावट के आधार पर विभागों की संरचना के बारे में हम देखते हैं कि विभाग की संरचना कैसी है। विभाग की संरचना एकात्मक है या संघात्मक है। एकात्मक विभाग वह होते हैं जिसमें कि जो पूरे देश के लिए केंद्रीकृत होता है और केंद्र स्तर पर ही इसका संचालन किया जाता है, और नीचे के जो अधिकारी होते हैं वह केंद्र के अधीन होते हैं, केंद्रीय विभाग के अधीन होते हैं। तो इस आधार पर एकात्मक विभाग की स्थापना की जाती है। वहीं संघात्मक विभाग जो होता है, इसमें एक केंद्रीय विभाग तो होता ही, केंद्रीय विभाग
क्षेत्रीय स्थानों पर भी उप विभाग की स्थापना कर देती है, उप शाखाओं की स्थापना कर देती है, और प्रत्येक उप विभाग और उप शाखाओं का कोई न कोई अध्यक्ष होता है जो कि स्थानीय स्तर की क्रियाओं को संपादित करता है। तीसरा, कार्य की प्रकृति के आधार पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर विभागों की स्थापना कार्य की प्रकृति के आधार पर भी की जाती है। जैसे कि कार्यों की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार के कार्य करने हैं, किस प्रकार के कार्य करने हैं। जैसे कि शरणार्थियों की समस्याओं को निपटाने के लिए पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की गई है। इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की गई है, यानी कि कानून और शांति व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की गई है। इसी तरह से विभिन्न विभागों में समन्वय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना की गई है। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर भी हम विभिन्न विभागों को देख सकते हैं। शिक्षा विभाग, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा विभाग की प्रकृति क्या है, लोगों को शिक्षा देना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो इस तरह से कार्य की प्रकृति के आधार पर भी विभागों की स्थापना की जाती है। इसके अलावा भौगोलिक आधारों पर भी विभाग की स्थापना की जाती है। भौगोलिक आधार पर विभाग की स्थापना की जाती है। भौगोलिक आधार पर जो विभाग होते हैं वह केंद्रीकृत हो सकते हैं और विकेंद्रीकृत हो सकते हैं। केंद्रीकृत भी हो सकते हैं और विकेंद्रीकृत हो सकते हैं। यदि किसी देश में या किसी राष्ट्र में समरूपता नजर आती है, यानी कि धर्म की समरूपता नजर आती है, भौगोलिक क्षेत्रों की समरूपता नजर आती है, तो उसके लिए एक केंद्रीय विभाग की स्थापना कर दी जाती है। वही विभाग पूरे देश के लिए शासन करता है, प्रशासन करता है, सेवाएं देता है। लेकिन यदि किसी देश की भौगोलिक स्थिति में अंतर है, यानी कि भौगोलिक स्थितियों में काफ़ी विषमताएं व्याप्त हैं, काफ़ी असमानताएं हैं, वहाँ पर काफ़ी असमानताएं हैं, तो इस आधार पर हम विभिन्न असमानताओं को वर्गीकृत करके छोटे छोटे विभागों की स्थापना कर देते हैं। तो भौगोलिक आधार पर भी विभागों की स्थापना की जाती है। जैसे कि हम ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, तो वहाँ एकात्मक विभाग को देख सकते हैं। ये भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, तो इसमें संघीय विभागों को हम देख सकते हैं। या भौगोलिक आधार पर विभिन्न विभागों की स्थापना की गई है, जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला वर्ग, बालकों के लिए, वृद्धों के लिए, विभिन्न प्रांतों के लिए अलग अलग विभागों की स्थापना की गई है। तो इस तरह से इस तरह से भौगोलिक आधार पर भी पृथक पृथक विभाग की स्थापना की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं विभागीय संगठन के आधार। विभागीय संगठन के आधार कौन से हैं? आइए हम देखते हैं विभागीय संगठन के आधार, यानी कि विभागीय संगठन किन आधारों पर बनाए जाते हैं। लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के 4 आधार बताए हैं, जिसको हम 4P कहते हैं, 4P कहते हैं, 4 आधार। पहला है पर्पज, दूसरा है प्रासेज, तीसरा है पर्सन, चौथा है प्लेस। ये 4P, यह कौन दिया है? लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। लूथर गुलिक, यह लूथर गुलिक की अवधारणा है। लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के 4 आधार बताए हैं। पहला है पर्पज, दूसरा है प्रोसेज, दूसरा है प्रोसेज, तीसरा है पर्सन्स और चौथा है प्लेस। यानी कि इन 4 आधारों पर विभाग की स्थापना की जाती है। जैसे पहला है पर्पज, यानी कि पर्पज का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, उद्देश्य। किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठन की स्थापना की जाती है या विभाग की स्थापना की जाती है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम विभाग की स्थापना की जाती है, तो उस विभाग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अपने उद्देश्य को पूरा करना। जैसे उद्देश्य क्या होता है? जैसे सभी लोगों को जैसे भारत सरकार को सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है, तो इसके लिए प्रतिरक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई है। यातायात के लिए, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक सभी प्रांतों को एक सूत्र में पिरोना है, तो यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे विभाग की स्थापना की जाती है। इसी तरह से शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, लोगों का कल्याण करने के लिए, और जो जनता के विभिन्न कैटेगरीज है, उन विभिन्न कैटेगरीज को सुविधा देने के लिए
समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई है। लोगों को निरोगी रखने के लिए, लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए, चिकित्सीय सहायता सुलभ कराने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो इस तरह से लक्ष्य को ध्यान में रखकर भी सरकार के द्वारा कुछ विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा है प्रक्रिया, प्रोसेस। दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? प्रक्रिया। प्रक्रिया, पर्पज का मतलब उद्देश्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पर प्रक्रिया। कुछ विभागों की स्थापना प्रक्रिया के आधार पर भी की जाती है। प्रक्रिया का अर्थ होता है विशेष योग्यता से होता है, विशेष योग्यता से होता है, वह विशेष तकनीकी से होता है। यानी कि जो हमें प्रशासन करने के लिए विभिन्न तकनीकी समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। तो तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें तकनीकी योग्यताधारी लोगों की ज़रूरत होती है, जो तकनीकी योग्य होते हैं, जैसे कि चिकित्सक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। जैसे कि चिकित्सक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो इनकी सुविधाएं लेने के लिए हमें इनसे संबंधित विभाग की स्थापना करनी होती है, जैसे चिकित्सा विभाग, इंजीनियरिंग विभाग। इसी तरह से जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, कानून के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सेवा लेने के लिए या उनसे रिलेटेड नियम और कानून बनाने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय की आवश्यकता होती है। तो विधि और न्याय मंत्रालय की स्थापना की जाती है। तो ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल इशू है, कानून का इशू है। तो विधि और न्याय मंत्रालय है, यह न्याय देने के लिए या विधियों को समान रूप से लागू करने के लिए, विधियों में जितनी भी असंगतियां हैं सबको दूर करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो प्रक्रिया के आधार पर भी विभागों की स्थापना की जाती है। तीसरा है पर्सन के आधार पर, यानी कि व्यक्ति के आधार पर या सेवित व्यक्ति के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर भी विभाग की स्थापना की जाती है। व्यक्तियों के आधार पर व्यक्तियों के आधार पर विभागों की स्थापना की जाती है। जैसे हमें यह देखना होता है कि हमें किस वर्ग की सेवाएं करनी है, किस प्रकार की व्यक्ति की सेवाएं करनी है। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए हम अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि एसटी के लिए अलग से, एससी के लिए अलग से, ओबीसी के लिए अलग से विभिन्न विभागों की स्थापना की गई है। विभिन्न विभागों की स्थापना की गई है। इसी तरह से महिलाओं के लिए अलग से विभाग की स्थापना की गई है, क्योंकि विभाग का लक्ष्य है महिला सुरक्षा, महिलाओं को सुविधा देना, महिला सशक्तिकरण लाना, और इसी तरह से महिलाओं से संबंधित विभिन्न इश्यूज हैं जो कि पूरा करना है, और कुछ महिलाओं की समस्या है जिसको कि समाप्त करनी है। इसलिए महिला विभाग की स्थापना की गई है। बालकों के लिए बाल विभाग की स्थापना बालकों के लिए बाल विभाग की स्थापना की जाती है। इसी तरह से जो शरणार्थी होते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भारतीय पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की गई। तो सेवित, इसी तरह से अल्पसंख्यक विभाग को देख सकते हैं कि यह माइनॉरिटी के इशू को दूर करने के लिए या माइनॉरिटी को सुविधा देने के लिए अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना की गई है। मजदूरों के लिए श्रम विभाग की स्थापना की गई है। तो इस तरह से विभिन्न सेवित व्यक्तियों के आधार पर विभिन्न विभागों की स्थापना की जाती है। चौथा है प्लेस के आधार पर या स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर भी विभागों की स्थापना की जाती है, यानी कि प्लेस के आधार पे। जैसा कि भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभागों की स्थापना की जाती है। भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभागों की स्थापना कैसे की जाती है? जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए वहाँ पर एक विभाग की स्थापना की जाती है। जैसे हम ले सकते हैं विदेश विभाग, यानी कि विभिन्न विदेशों से समझौते करने के लिए, संधि करने के लिए, व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए विदेश विभाग की स्थापना की जाती है। तो विदेश विभाग जो है यह भौगोलिक आधार पर गठित विभाग है, क्योंकि विदेश विभाग को विभिन्न देशों से, चीन, नेपाल वगैरह, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस वगैरह वगैरह विभिन्न देशों से इसको व्यापारिक संबंध, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने होते हैं। तो ये विदेश विभाग जो है यह भौगोलिक आधार पर स्थापित किया गया विभाग है। आइए अब हम देखते हैं विभागीय संगठन का ढांचा। आपको बताते हैं कि विभाग का संगठन कैसा होता है। विभागीय संगठन की संरचना या ढांचा, इसको हम बोल सकते हैं विभागीय संगठन की संरचना।
जो देखिए विभाग का संगठन होता है, जैसे कि रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय है, यह भी विभाग है। विदेश विभाग, यह भी विदेश मंत्रालय, यह भी विभाग है। यानी कि विभिन्न मंत्रालय जो हैं, भारत में करीब मंत्रालयों की संख्या करीब 90 के आसपास है। 80-90 के आसपास भारत में मंत्रालयों की संख्या है। इसी को हम मंत्रालय को हम विभाग कहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेलवे विभाग, वित्त विभाग, ये सब विभाग हैं। तो विभागीय संगठन की संरचना कैसी होती है? देखिए, विभागीय संगठन में 3 स्तर के कर्मचारी, 3 स्तर के लोग होते हैं। विभागीय संगठन जो होता है 3 स्तरों में बटा होता है। पहला है शिखर प्रबंध, यानी कि जो उच्च पर जो सबसे ऊपर स्थित होते हैं। दूसरा है मध्य प्रबंध, और तीसरा है साधारण कर्मचारी वर्ग। साधारण कर्मचारी वर्ग, ये 3 प्रकार की संरचनाएं हमें विभाग में देखने को मिलती हैं। शिखर प्रबंध में यानी कि विभाग का जो अध्यक्ष होता है वह मंत्री होता है। विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री होता है। जैसे हम श्री राजनाथ सिंह को ले लें, रक्षा मंत्रालय हैं, और इसी तरह से अमित शाह को ले लें, गृह मंत्रालय इनको दिया गया है। वित्त मंत्रालय, सीतारमण को ले लें, ये वित्त मंत्रालय दिया गया है। तो ये जो सांसद होते हैं, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं, इनको विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, विभाग का कार्यभार दे दिया जाता है, और विभाग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी अध्यक्ष की होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में ऐसा हुआ है कि रेल मंत्री होता है, जब रेल में कहीं दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं या व्यापक स्तर पर रेल में दुर्घटना घटित हो जाती है, तो रेल मंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा कई बार हुआ है कि रेल मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह से अगर रक्षा विभाग में कहीं त्रुटियां पाई जाती हैं तो वह रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी होती है। तो जो शीर्षस्थ पर होता है वह मंत्री होता है, और उसके पश्चात जो मंत्री होता है उसके पश्चात प्रशासनिक सचिव होते हैं। चूँकि मंत्री अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो विभाग का जो एक सेक्रेटरी होता है, प्रशासनिक सचिव कहते हैं। एक उसका मुख्य सचिव, उसको हम कह सकते हैं मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के नीचे जो होता है सहायक सचिव होता है। मुख्य सचिव के नीचे सहायक सचिव होता है। और यह जो मुख्य सचिव होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, यह सब मिलकर क्या करते हैं? इसके अलावा इनके अवर सचिव होते हैं, अनुभाग अधिकारी सचिव होते हैं, वगैरह वगैरह विभिन्न सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं? विभाग के लिए नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, यानी कि नीति निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। तो ये शीर्षस्थ या उच्च स्तर के पदाधिकारी होते हैं। दूसरा है मध्य प्रबंध के अधिकारी। जो मध्य प्रबंध के अधिकारी होते हैं, यानी कि इसको हम मिडिल मैनेजमेंट कहते हैं, यह मध्य प्रबंध के अधिकारी यह शिखर प्रबंध के अधिकारियों के अधीनस्थ होते हैं। इनके दिशा निर्देशन का पालन करते रहते हैं, और इनके ऊपर विभागीय कार्य कराने का दायित्व सौंपा जाता है। यह विभाग के समस्त कार्यों का नियंत्रण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, और ये साधारण कर्मचारी वर्ग को नियंत्रित करने का भी कार्य करते हैं। उनको आदेशित करने का कार्य करते हैं। तो ये जो मध्य प्रबंध के अधिकारी होते हैं, यह सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते हैं, अपने विभाग के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं, साधारण कर्मचारी वर्ग को भी नियंत्रित करते हैं। तीसरा जो होता है वह साधारण कर्मचारी वर्ग होता है। इसमें साधारण कर्मचारी वर्ग कौन आ जाते हैं? जैसे कि निम्न अधिकारी आ जाते हैं, स्टेनो आ जाते हैं, स्टेनो हैं, टाइपिस्ट हैं, वगैरह वगैरह विभिन्न जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं। जिसको कि हम तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कहते हैं या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कहते हैं। तो ये तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो होते हैं, ये साधारण कर्मचारी वर्ग होता है, जो सभी सेवाओं को संपादित करता है। तो इस तरह से किसी विभाग में
ये तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक शिखर प्रबंध जो उच्च पदों पे आसीन होते हैं या उच्च स्तर पे आसीन होते हैं। दूसरा मध्य प्रबंध जो कि शिखर प्रबंध और साधारण कर्मचारी वर्ग के बीच होते हैं। इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्मचारियों से कार्य कराने की। तो हम देख सकते हैं कि अपने भारत में जो विभागीय संगठन है वह 1947 के पश्चात, हालांकि ब्रिटिश काल में भी भारत में विभिन्न विभाग बनाए जाते रहे हैं, लेकिन 1947 के पश्चात जब हमारा भारत आज़ाद होता है और भारत का स्वतंत्र संविधान बनता है, तब से भारत में विभिन्न विभाग समय समय पर विभागों की संख्या में वृद्धि की जाती रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1945 में भारत में 18 विभाग थे। 1945 में भारत में 18 विभाग थे। 1965 में उसके पश्चात 1965 में भारत में 41 विभाग थे। 1965 में भारत में 41 विभाग थे। 1969 में भारत में 46 विभाग हो गए। 1969 में भारत में 46 विभाग हो गए। 1970 में भारत में 48 विभाग हो गए। 1972 में 50 विभागों की संख्या कितनी पहुंच गई? 50 पहुंच गई। इसी तरह से 1975 में विभागों की संख्या कितनी पहुंच गई? 53 पहुंच गई। फिर हम 2002 में देखते हैं विभागों की संख्या कितनी पहुंच गई? 80 पहुंच गई। और वर्तमान में इनकी संख्या करीब 90 के आसपास है। और वर्तमान समय में हम इनकी संख्या करीब 90 के आसपास देख सकते हैं। तो इस तरह से विभाग समय समय पर घटते बढ़ते रहते हैं। एक विभाग को विकेंद्रीकृत करके कई विभाग बना दिया जाता है या कई विभागों को एक ही विभाग में विलय कर दिया जाता है। आइए अब हम भारत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों को देखते हैं। जो भारत सरकार में विभिन्न विभाग हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से विभाग हैं। जैसे कि पहला जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है गृह विभाग है, जिसको हम होम मिनिस्ट्री कहते हैं। गृह विभाग जिसको हम होम मिनिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत है आंतरिक सुरक्षा विभाग। गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभाग सम्मिलित होते हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, जम्मू तथा कश्मीर विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग। ये विभिन्न विभाग जो हैं गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि गृह विभाग के ऊपर संपूर्ण देश की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है और इसलिए गृह विभाग स्वयं को छोटे छोटे विभागों में विभक्त कर देता है। जैसे कि सीमा प्रबंधन विभाग, यानी कि जो सीमा का प्रबंधन करना होता है, यह सब सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत यानी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर विभाग भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। राजभाषा विभाग, राज्य विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, ये सब गृह विभाग के अंतर्गत होते हैं। इसी तरह से हम दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग है वित्त मंत्रालय को देख सकते हैं। वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय में भी विभिन्न प्रकार के विभाग हैं। जैसे आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, ये सब वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग हैं। तीसरा हम देख सकते हैं रक्षा मंत्रालय भी सबसे बड़ा विभाग है और देश का महत्वपूर्ण विभाग है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग हैं। जैसे रक्षा विभाग है, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग है, यानी कि हथियारों की आपूर्ति की जाती है, हथियारों का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए
अलग से विभाग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग। तीसरा है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, जिसको DRDO कहते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। इसके अलावा चौथा है संचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। पांचवा है विदेश मंत्रालय। छठा है रेलवे विभाग या रेलवे मंत्रालय। नेक्स्ट है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, जैसे दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ये विभिन्न प्रकार के विभाग हैं जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय को हम देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय यह भी विदेशों से कूटनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंध, वाणिज्यिक संबंध, आर्थिक संबंध स्थापित करता है। इसको हम विदेश मंत्रालय कहते हैं। रेलवे विभाग, और रेलवे विभाग समस्त ये रेलवे यातायात को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे विभाग की स्थापना की गई है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इसके अधीन भी विभिन्न छोटे छोटे विभाग हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग या मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, यह भी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृति विभाग और महिला और बाल विकास विभाग, ये सब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से संबंधित होता है। यानी कि व्यक्ति से आधारित जितने भी कार्य होते हैं, यह सारे कार्य मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसके अलावा देश में विभिन्न विभाग हैं, इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के विभाग हैं। और इन विभागों के माध्यम से देश में रहने वाले समस्त नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निगम के बारे में, पब्लिक कॉर्पोरेशन, लोक निगम के बारे में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।